हाय गाइस, वेलकम टू आदि बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस एंड क्वांट फैकल्टी सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑलिव बोर्ड में। और आज अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है कि आपका सिलेबस क्या है, आईसीएआर का जो टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट आई है, तो उस पे अपन बात करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो टेक्नीशियन की आपकी 641 पोस्ट है, उनके बारे में आपको कैसे तैयारी करनी है और किन चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। सिलेबस तो हालांकि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड था, लेकिन सिलेबस आपका जेनरिक ही मेंशन्ड था। तो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपको कैसा अपना प्रिपरेशन करनी है और किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान रखना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। जो योग्यता है आप सभी को पता है, आपको मैट्रिक पास होना है यानी 10वीं पास होना है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर ही चुके होंगे। फॉर्म की डेट ऑलरेडी 20 जनवरी थी, तो आप सभी ने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया होगा। लेकिन अभी अभी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, आपको भी पता है 22 जनवरी को जो आपका एक नोटिफिकेशन आया था, तो ये एग्ज़ाम आपका टेक्नीशियन का पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अब बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए और थोड़ा प्रीवियस ईयर पैटर्न बताया जाए कि कहाँ से सवाल आए थे और क्या इस बार आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, ताकि आप अपनी सेलेक्टिव स्टडी कर पाएँ कि क्या पढ़ना है और हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। 18 तारीख की ये नोटिफिकेशन है, 18 दिसंबर की, काफ़ी दिन हो गए हैं। आपको भी पता है 641 पोस्ट के लिए आपका जो है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने निकाला था टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ठीक है, और आपको भी पता है 641 वैकेंसी हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो 286 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 93, एसटी की 68 और ओबीसी की 133 और एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटीज की 6 वैकेंसीज थी। तो टोटल 641 वैकेंसी हैं। अगर आप यूआर से हैं तो आप अपने लिए यही समझें कि आपकी 286 वैकेंसी ही है। ठीक है, ये तो केवल दिखाने के लिए है 641। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको फाइट 286 वैकेंसी के लिए करनी है। उसमें भी कुछ वैकेंसी आपकी अदर कैटेगरीज वाले भी ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसको 286 से भी आप कम मान सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी है और अच्छे से करनी है। ये मैं आपको एक बार नोटिस दिखा रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट के लिए कि जिनका 22 जनवरी को जो नोटिस आया था आईसीएआर में कि आपका एग्जाम अभी टिल फर्दर नोटिस के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि कोविड का केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो आपको भी पता है कि एफसीआई का वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाला एग्ज़ाम आपका वो भी पोस्टपोन हुआ था, तो उसके बाद इसका भी पोस्टपोन होने का लगभग लगभग तय ही हो चुका था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो मेन आज का अपने को यहाँ पे डिस्कशन में रखना है कि क्या सारी चीज़ें आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। तो जनरल नॉलेज आपका 25 नंबर का आता है, मैथ 25 की, साइंस और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 25 नंबर की आती है। और 25 क्वेश्चन भी रहते हैं सबसे और 25 नंबर का पेपर भी रहता है। एक एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। कुल 100 मार्क्स का आता है। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है और केवल एक ही पेपर होता है। इसके बाद डायरेक्ट समझ लीजिए कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद मेरिट बना करके आपको क्या दे दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब एक ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि ये प्री है फिर मेंस होगा, सिंगल एग्जाम आपका इसमें होगा। यहाँ तक तो सबको ही पता है। अब अगर बात करें कि जो सिलेबस जो आपका मेंशन्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई थी नोटिफिकेशन में और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अगर हम देखें सामान्य ज्ञान का यानी कि जनरल नॉलेज का, अगर देखें कि जिसमें आपका करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज चेक की जाएगी, तो उसमें आपको अपना भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपसे कुछ चीज़ें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका इधर पे और जो है सॉरी श्रीलंका, वहाँ से आपके सवाल उठ के आ सकते हैं, भूटान, नेपाल। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना है। संस्कृत जो था यहाँ पे कल्चर, संस्कृत इसका मतलब था कि डांस फॉर्म्स इन इंडिया हो गया, या आपके देश में जैसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वाला जो पार्ट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स या डांस फॉर्म, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कल्चर से उठ के आ जाते हैं। ठीक है, डांस फॉर्म्स वगैरह से जो क्वेश्चन उठेंगे वो इसी के अंडर आ जाएंगे। या आप कह सकते हैं टेम्पल्स इन इंडिया, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका कल्चर में आ जाता है। फिर भूगोल, भूगोल को कहें तो अगर आप ज्योग्राफी को यहाँ पे भी डालें, यही चीज़ आपका सामान्य सॉरी सामाजिक विज्ञान में आ जाता है, यानी सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी का टॉपिक आ जाता है। तो दोनों जगह ही ज्योग्राफी मेंशन है। फिर है इकोनॉमिक साइंसेस, आर्थिक विज्ञान के बारे में, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। ठीक है,
तो इकोनॉमिक साइंस आपका थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाता है, तो बेसिक इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। और कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं पढ़नी है जो 10वीं से ज़्यादा की हों, मतलब 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10वीं तक की, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 10वीं तक ही आपको एनसीईआरटी की किताब ले लेनी है और उन्हीं से पढ़ना है, या तो किसी को आप जानते हो उनसे आप उधार ले लें थोड़े समय के लिए, और इसी एनसीईआरटी की किताब से 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 3 साल की एनसीईआरटी की किताब से आपको सारा पढ़ना है। ज्योग्राफी इन्हीं तीनों की किताबों से पढ़ना है, 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से। आपको जितना भी इकोनॉमिक्स उसमें बेसिक आपका आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में दिया है वो पढ़ना है। जनरल पॉलिसी आपका जो भी है ना, सामान्य नीतियाँ, ये थोड़ा-सा चैप्टर पॉलिटी के अंदर आता है, ठीक है? तो आपको ये पढ़ना है सही से। और साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि आपका साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी पढ़ना है कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और कौन-सा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, है ना? किस चीज़ से रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा साइंटिफिक रिसर्चेज़ और क्या चीज़ें खोज की गई, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अब जनरल नॉलेज ऐसा भी टॉपिक है कि भैया यहाँ से श्योरिटी नहीं हो सकती है कि सवाल कहाँ से आएगा, तो फिर भी यहाँ से काफ़ी ये हेल्प आपको मिल जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है ना? ये 5-6 जो आपके टॉपिक लिखे हैं, तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, पढ़ना कहाँ से है हमें। हमें कल्चर ज़्यादा पढ़ना है, हमें थोड़ा-सा इकोनॉमिक पे ध्यान देना है, हमें 10th की एनसीईआरटी से कम 3 साल की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है ना? थोड़ा पॉलिटी पे फ़ोकस करना है, तो ये यहाँ से मोटा-मोटा हिसाब आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बोलूँ तो आईसीएआर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर वे में शीतल मैम भी ले रही हैं, तो शीतल मैम की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम एग्रीकल्चर वहाँ पे आईसीएआर के लिए पढ़ा रही हैं। और मेन जो मुझे बात करनी है वो मैथमेटिक्स और साइंस पे करनी है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ही कंसाइज़ वे में, जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज़ किया, वो सबसे ज़्यादा सवाल आपके कहाँ से आए थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है, एपीजीपी, इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद फिर अगर बात करें तो ज्योमेट्री तो इम्पोर्टेंट है ही है, स्पेशली त्रिभुज वगैरह, ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रायंगल सबसे ज़्यादा पढ़ना है ज्योमेट्री में। सर्कल आपको पढ़ना है, छोटी-छोटी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ट्रायंगल सर्कल की। और जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके ज़्यादा सवाल आए थे, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज़ किया, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको पढ़नी है। बेसिक आइडेंटिटीज़, एडवांस आइडेंटिटी नहीं पढ़नी है, जितना 10th तक में बेसिक आइडेंटिटीज़ थी आपकी, ठीक है? वही आपको ट्रिग्नोमेट्री से पढ़नी है। और स्टैटिस्टिकल चार्ट मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आसान सा आएगा, तो बस इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? 4-5 आपको डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं देखूँ पिछले साल एपीजीपी के सवाल, यानी जो लास्ट पेपर हुआ था, पिछले साल नहीं हुआ था, लेकिन जो लास्ट पेपर हुआ था, उसमें आपके एपीजीपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल ज़्यादा थे। तो वहाँ से ज्योमेट्री आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एपीजीपी को आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है? और कुछ लोग नंबर सिस्टम के अंदर भी इसको बोल दिया करते हैं। तो आसान सा टॉपिक है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आपको मैट्रिक लेवल 10वीं तक का नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है? तो 10वीं तक का ही पूरा सिलेबस है, 10वीं से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, ठीक है? तो वो बेसिक बातें पढ़नी है आपको, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल हो गया, है ना? और आपके कारक हो गया, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है? लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम, एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, ये सारी चीज़ें निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये नंबर सिस्टम बेसिक था। बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटी आपको पढ़नी है, बेसिक, ठीक है? जो आपका x प्लस 1/x वाला फॉर्म है, स्पेशली वो पढ़ना है। और फिर आपकी जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब और वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो फॉर्मूले वाले सवाल आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है? यही ट्रेंड रहा है और यही आपका करंट में भी ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत सारी है। फिर अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई होगी, वर्ल्ड लिविंग, दुनिया का जीवन की दुनिया के बारे में, है ना? तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग लिखा है, ये पूरा आपका बायोलॉजी हो जाता है 3 साल का, ठीक है? तो बहुत वास्ट है यहाँ पे। 8वीं 9वीं और 10वीं की आपको बायोलॉजी पढ़नी है ना? सबसे ज़्यादा आपको अगर बोला जाए तो जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, ठीक है? कह सकते हैं कि आप इसको जूलॉजी भी कह सकते हैं, जीव विज्ञान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और पादप जगत के बारे में पढ़ना है, कम पढ़ना है थोड़ा-सा। पादप जगत आप थोड़ा-सा कम पढ़ सकते हैं, बॉटनी के बारे में
थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना है वो जूलॉजी पढ़ना है ना, जो दैनिक जीवन की बायोलॉजी है उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। नेचुरल फिनोमिना का यहाँ पे कहने का मतलब है लगभग कि आपका ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड वाली जो फिजिक्स है, ठीक है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड वाली जो फिजिक्स है, इससे ज़्यादा सवाल आपके देखने को मिले हैं, तो यहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना है। फिर अगर देखें फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, ये पूरा आपका केमिस्ट्री कवर कर लेता है। तो केमिस्ट्री में आपको जो आपका रसायन विज्ञान है, तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है स्पेशली किसमें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आपका कार्बनिक विज्ञान जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद धातुओं के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ना है। और आपको वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके नेम्स होते हैं, है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनके स्पेशल नाम क्या है, उनके कॉमन नेम क्या है, तो इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और एक और चैप्टर परमाणु संरचना, जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये चैप्टर भी आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरा फोकस यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको संसाधनों के बारे में तो पढ़ना ही है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ये तो आपका जेनरिक टॉपिक हो जाता है, जनरल स्टडीज में भी आ जाता है, साइंस में भी आ जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ें कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, और किस किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी हमें मिलती है। तो ये जनरल टॉपिक है, ये आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल भी जाएगा आराम से, ठीक है। तो बायोलॉजी में खास जो आपको ध्यान देना है वो जीव विज्ञान पर देना है, ठीक है, जीव विज्ञान आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं अगर टॉपिक लिखूं तो आपको डिसीज के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, रोगों के बारे में। फिर इसके बाद आपको विटामिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और फिर एक टॉपिक आता है जो ह्यूमन बॉडी पार्ट, ठीक है, शरीर के अंगों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि अग्नाशय हो गया, पैंक्रियाज हो गया, यकृत हो गया, है ना, लीवर हो गया, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ना है। और आपका गुर्दा के बारे में, किडनी के बारे में, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन बॉडी पार्ट आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजी से, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें सोशल साइंस, सोशल साइंस कहने को तो बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें भी यही कहूँगा, सोशल साइंस की 8वीं 9वीं और 10वीं की आप अपनी एनसीईआरटी की किताब प्रेफर करें। और इस एनसीईआरटी की किताब आपके पास सफिशियंट टाइम है, इसको आप कम से कम 2 बार इसको रीड जरूर कर जाएं, 2 बार इसको आप जरूर पढ़ डालें ये किताब को, और लगभग लगभग सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति है, तो आपको भी पता है राजनीति के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है ना, देश के बारे में आपने जानना है कि कितनी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग आपकी पार्टियां होती हैं, ठीक है, जो आपकी नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है, कैसे कार्य करता है लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानना है कि सीटें कितनी होती हैं, कैसे चुनाव होता है लोकसभा में, कैसे राज्यसभा में चुनाव होता है। तो सारी चीजें आपको लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जानना है। आर्थिक विकास में समझ समझ आपको देखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, छोटा सा मतलब एक तरह से कह सकते हैं एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में, 11वीं 12वीं जितना माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, बस बेसिक बेसिक पढ़नी है, और जो कि आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी। आपदा प्रबंधन की अलग से एक किताब ही आती है, छोटी सी एनसीईआरटी की ही किताब इसकी भी आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये छोटी सी पतली सी किताब होती है, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लें। एनसीईआरटी की एकदम छोटी सी किताब है, ज़्यादा नहीं, 50 पेज की होती है, 40-50 पेज की। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक आ जाता है, एक तरह से कहते हैं इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी भारत और समकालीन दुनिया, ये आपका हिस्ट्री आ जाता है। तो हिस्ट्री में आप मेडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा भाव देना, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, जो आपका शुरू होता है कहाँ से, कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जहां से शुरू होता है आपका। तो स्लेव डायनेस्टी से आप सभी को पता है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है और मुगल पे आके खत्म होती है, और मुगल से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पढ़नी है तो मेडिवल हिस्ट्री। फिर इसके बाद आप कौन सी पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें आपको पॉलिटी भी सीखने को मिलता है, और आपको
गांधीयन एरा और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, 1857 की क्रांति भी पढ़ने को मिलती है। तो उसमें पॉलिटी भी आपकी स्ट्रांग होती है और आपकी जो है वो आपका आधुनिक काल का जो भारत था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट, वो भी आपका स्ट्रांग होता है। तो मेडिवल, सबसे ज़्यादा मेडिवल पढ़ के रखना है, मेडिवल से ज़्यादा सवाल आए हैं, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसके बाद पढ़ना है। फिर अगर आपके पास लगता है कि समय है और आप पढ़ सकते हो, तो एंशिएंट में जाना है आपको, है ना? आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जाना है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होगी और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँगे। और यहाँ पे आईसीएआर का टेक्नीशियन का 2021-22 का ऑली बोर्ड का अपना पर्सनलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर जो भी बच्चे अगर सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं और एक-एक टॉपिक अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 135 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस और 15 से ज़्यादा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे आपको फैकल्टीज़ के साथ, और लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे जहाँ पे आप बच्चों से कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगा। अभी 2000 है, लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे सौरभ, तो ऐसे URABH ये कूपन कोड लगाने पर जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं वो जरूर ऑली बोर्ड का ये कोर्स प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही सही ढंग से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कोर्स आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप ऑली बोर्ड के मॉक्स भी अलग से ले सकते हैं, सेम कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।